तो फाइनली बच्चों आप सभी के लिए आपके कक्षा 8वीं गणित का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। 29 मार्च 2 बजे का बिल्कुल ही असली ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। वीडियो कभी भी चैनल से डिलीट हो सकती है, तो दोबारा ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है। ऊपर UP09 मैथ का कोड भी दिया हुआ है। नीचे आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे साइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कई बच्चे साइन करना भूल जाते हैं। और परीक्षा का दिन लिख के आपको 29 मार्च लिख देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको 25 क्वेश्चन के नंबर दिए जाएंगे और नीचे आपको 80 में से कितने नंबर आपको बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखे जाएंगे। और नीचे UP09 मैथमेटिक्स यानी गणित का कोड भी लिखा हुआ है। बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको सभी सब्जेक्ट की आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा दी हैं, बिल्कुल ही रियल पेपर की। हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कई बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 1 से 8 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 15/7 का गुणा 7/15 से हो रहा है तो 1 आ रहा है। तो आपको देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आपको 1 आ रहा है कैलकुलेट करने पर, तो आपको गुणा में आ रहा है, गुणा करने पर आ रहा है तो गुणात्मक तत्समक लिखना है। और यदि प्लस करने पर आ रहा है तो आपको योग तत्समक लिखना है। तो देखिए गुणा करने पर 1 आ रहा है तो आपको गुणात्मक लिखना है, अगर प्लस होता तो आपको क्या लिखना होता, योग तत्समक। इसके बाद देखिए इंग्लिश में देख सकते हैं राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका समीकरणों में सदैव किसका प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, समता के लिए। समता का मतलब होता है इक्वेलिटी, यानी बराबर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बराबर का ही किया जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका बड़े के लिए प्रयोग होता है, ये छोटे के लिए प्रयोग होता है, और ये गलत के लिए प्रयोग होता है। तो सभी चिन्ह आपको आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुभुज दे रखा है, और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो माप है वो 360 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपको देखिए कमेंट में बताना है कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है। तो ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका संख्या 7 का पूर्ण वर्ग क्या है, यानी 7 को वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी 7 को 2 बार गुणा करना है। तो 7 गुणा 7 करेंगे तो 49, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 7 हो जाएगा, सॉरी 49 हो जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है। तो ये देखिए हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1729, यानी फ्रॉम द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर इज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है। तो देखिए आपको जो अंकित मूल्य दे रखा है, यानी जो मार्क्ड प्राइस है, उस पर जो छूट दे रखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। जो छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, यानी बट्टा कहते हैं। तो इसको बट्टा भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदी व्यंजक, यानी कोई एक पदी व्यंजक है, जैसे मैंने 7x ले लिया और इसका गुणा एक पदी से कराएंगे, जैसे मैंने आप इसका गुणा 2x से करा दिया, तो हमेशा क्या प्राप्त होता है। तो देखिए 7 दूनी 14 और x का स्क्वायर, यानी ये भी क्या है, एक पद है, यानी ये भी क्या है, एक पद है। 2 पद कब बनते, जब बीच में प्लस या माइनस होता। तो प्लस या माइनस से क्या है, पद क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक पद ही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी द प्रोडक्ट ऑलवेज ऑब्टेन व्हेन ए मोनोमियल एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ए की
ए की घात m है और इसका गुणा ए की घात n से किया है। तो आपको पढ़ा होगा आपने, आधार समान है, यानी आधार क्या है, इसका भी a है और इसका भी a है। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाएंगी। तो यानी a की घात क्या हो जाएगी, a की घात m प्लस n हो जाएंगी। जैसे मैं आपको ऑप्शन में, मैं आपको कमेंट में ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 2 की घात 2 है और गुणा में 3 की घात गुणा में 2 की घात क्या है, 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हैं 9 से 12 तक, जिसमें आपको देखिए -4/5 का गुणा कर रहा है 15/16 से। अब देखिए 4 से इसको काट दो, 4 चौके 16 और 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15। 5 तिया 15 हो गया, तो ऊपर तो बच गया, एक तो माइनस बच जाएगा और ऊपर बच गया, एक तो 3 बच गया और नीचे बच गया 4, यानी -3/4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको समीकरण दिया हुआ है, इसका आंसर निकालना है। समीकरण है आपको 4x + 3 दिया है और बराबर में 6 + 2x दिया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, x की संख्याएं एक तरफ होती हैं और अचर जो पद होते हैं यानी गिनती जो होती हैं वो एक तरफ होती हैं। तो 4x है ये और इसके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और देखिए बराबर से इधर या उधर जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये +2x है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब ये 6 है और ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो +2x बचेंगे और 6 में से 3 घटाएंगे तो +3 बचेंगे। अब देखिए x का मान चाहिए, हमारे पास क्या आ गया, 2x = 3 आ गया। अब हमें x का मान निकालने का मतलब है x हमेशा ही अकेला होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ गुणा में 2 भी है और गुणा की संख्या कहाँ पे जाती है, भाग में जाती है, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय प्लास्टीन का एक घनाभ बनाता है और जिसके माप क्या दे रखे हैं, 3 × 2 × 3 दे रखे हैं और एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसने घनाभ क्या दे रखा है, अब हमें पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है 3 × 2 × 3 होता है, ये इसका आयतन है। अब घन बनाने के लिए हमें पता है, घन बनाने के लिए क्या होता है, 3-3 के जोड़े होते हैं। घन बनाने के लिए हमेशा 3-3 के जोड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 3 × 3 2 बार है। और इसके लिए हमने क्या है, एक अलग से, और जोड़ा बनाने के लिए एक अलग से लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 2 कितनी बार है, 2 एक बार है तो 2 बार और लिखना पड़ेगा, 2 बार और लिखना है। अब देखिए हमने एक्स्ट्रा क्या क्या लिखा है, एक तो 3 लिखा है और 2 बार लिखा है, यानी एक तो हमने 3 लिखा है और एक लिखा है 2 बार 2 को। अब देखिए इनका गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवनीत ने एक कैमरा 8% बैट सहित 5400 रुपये में खरीदा था। बैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड प्राइस, यानी जिसमें टैक्स लगा होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी जिसमें टैक्स लगा होता है उसको बैट कहते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बच्चों 12वें का जो क्वेश्चन है, आंसर है उसका देखिए, माना बैट जोड़ने से पहले कैमरे का मूल्य हमने x मान लिया। अब वो क्या है, बैट से पहले का मूल्य पूछ रहा है तो हमने उसको x मान लिया, जो कि क्या है, अंकित मूल्य होती है। अंकित मूल्य क्या होती है, जिसमें क्या है, मार्क्ड प्राइस जो होती है वो अंकित मूल्य होती है। अब देखिए कैमरा का क्रय मूल्य, अब कैमरा का मूल्य, कैमरा का जो क्रय मूल्य है, यानी हमने कितने में ख़रीदा, कितने में ख़रीदा मतलब हमने टैक्स के साथ ख़रीदा है, यानी एक तो हमने टैक्स भी दिया है और एक हमने अंकित मूल्य भी दिया है। यानी देखिए टैक्स कितना दिया था हमने, 8%, यानी हमने क्या है, एक्स पर, यानी अपने जो कैमरे का मूल्य है उस पर हमने 8% का टैक्स दिया है और साथ में अंकित मूल्य हमने एक्स माना है। और टोटल जो रुपए दिए हैं उसको 5400 रुपये दिए हैं, यानी 5400 रुपये टोटल हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 8x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 8x + 100 हो जाएगा, 100x, और 8x + 100x कितने हो जाएंगे, 108x हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये 100 गुणा में, वज्र गुणा में क्या है, इसके साथ चला जाएगा तो ये 54 के पास 4 0 हो जाएंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो इसको काट पीट के क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर 500 आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे पार्ट ए दिया है जिसमें 13 से 16 तक क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये, जिसमें आपको सत्य असत्य बताने हैं। अब देखिए सत्य असत्य क्या होंगे, 1/5 की घात -2 है। अब जहाँ पे देखिए ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 5 की घात 2 हो जाएगी। और 5 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, यानी 5 गुणा 5 क्या होता है, 25 होता है। तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए -3 की घात क्या है, -3 की घात तो -4 है, गुणा -3 की घात क्या है, -3 है। अब देखिए आधार समान है इसमें तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी -4 और -3 कितने हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे, यानी -3 की घात -7 होंगे। लेकिन इसमें +7 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देखिए, ये इसमें मानक रूप में दिया हुआ है इसको। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए ये 0.0000 4 जीरो हैं, फिर 35 है। अब देखिए पॉइंट को जब हटाते हैं तो नीचे क्या होता है, संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी जितनी जीरो के बाद संख्याएं लगाई हैं उतनी जीरो नीचे बढ़ जाएंगी। तो 4 जीरो बढ़ गई। अब इसमें 4 जीरो को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात 4 लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्या हैं, तो 6 जीरो आएंगी। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये जीरो प्लस ये जीरो इधर की हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होगा, यानी 35 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 की घात ऊपर ले जाएंगे 6 को तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, इसका मतलब हम इसमें एक 10 का भाग और दे देते हैं। 10 का भाग देने पर ये 3.6 हो जाएगा। अब 10 का भाग ऊपर दिया है तो नीचे भी देना पड़ेगा, नीचे दिया है तो ऊपर भी देना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिया तो 10 का देखिए ये 3.5 हो जाएगा, और ये 10 की घात 1 है। अब 10 की घात 1 में से देखिए ये 10 की घात 1 है और ये 10 की घात 6 है, तो आधार समान है तो घट जाएगा, यानी 10 की घात क्या हो जाएगा, -5 होना चाहिए। तो इसमें 10 की घात -6 दे रखा है तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ये इंग्लिश में भी, यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कुछ छूट तो नहीं गया है, ये 3 4 तो चारों यहाँ पे हो गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भरने हैं, यहाँ पे वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसमें 90 डिग्री भरना है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण चतुर्भुज इस तरीके का होता है, देखिए इस तरीके का होता है, और इसके जो विकर्ण होते हैं बिल्कुल 90 के होते हैं, देखिए इस तरीके से, तो इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए सम बहुभुज में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, सम का मतलब समान, तो समान हो जाएगा। आयत में देखिए क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे देखिए ये आयत है, इसमें ये भुजा तो इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इज स्क्वायर इज 90 डिग्री हो जाएगा। द डायगनल्स ऑफ रोम्बस इज क्या हो जाएगा, राइट एंगल। इसके बाद ऑल द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द रेक्टेंगल, इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी आमने सामने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया गया है PQ, ये मिलान करना है, खंड A को खंड B से मिलाना है। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, उसको अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो देखिए इसको 0 से गुणा कर रखा है तो इसका आंसर 0 आएगा। अब देखिए ये -2p है और इसका गुणा -4p से कर रखा है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 किस में है, इसमें है, तो इसका इससे मिल जाएगा और इसका इससे मिल जाएगा। अब देखिए 11 × 33 होते हैं, यानी 33 यहाँ पर है। अब देखिए 9 × 27 होते हैं और 27 यहाँ पर है, तो इस तरीके से आपको मिलाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथक में 12 पृथक पर्चियों में 1 से 12 तक की संख्याएँ लिखी हुई हैं, उन्हें एक संदूक में रखकर अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है, तो इसमें निम्न की प्रायिकता बतानी है। अब देखिए 9 से 9 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए 1 से 12 तक संख्याएं हैं, अब उसमें 9 तो सिर्फ एक बार होगा, यानी अनुकूल परिणाम 1 हो जाएंगे, और कुल परिणाम आपके 12, तो यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/12। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ।
तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया है, यानी कुल परिणाम लिखना है 12 और इसमें देखिए 9 प्राप्त होने की, पहला क्वेश्चन है इसमें 9 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/12, क्योंकि पूरी जो संख्याएं हैं उनमें 9 तो सिर्फ एक बार होगा, यानी अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 12 हैं। इसके बाद एक अंक प्राप्त होने की एक अंक की संख्या, यानी एक अंक की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी 1 2 3, यानी 9 होंगी और 10 से 12 तक की दो संख्याएं होंगी, यानी 9 होंगी तो 9/12 और इसको काटेंगे तो 3 से 3 9 और 3 चौके 12, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की संख्या, तो 8 से बड़ी 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, यानी और एक 12 होगी, यानी ये टोटल संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/12 और इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 8 से छोटी क्या हो जाएगी 1 से लेकर 7 तक, यानी 7 हो जाएंगी और बटे 12, तो 7/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसका 1/9 हो जाएगा। इसका आपका देख लेना, मैंने अभी बताया है तो उसी को आप सेम है। इसके बाद देखिए आपका खंड बी दिया हुआ है, पार्ट बी दिया है। इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है 2304 और इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा दे रखी है, भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका आंसर चेक करते हैं हम। और बच्चों मैंने आपको ये जो आंसर सॉल्व करके इसमें लिखे हैं, इसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं उस पर इसकी जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए 18 है इसमें, देखिए 17वें का क्वेश्चन देखिए आंसर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें 2304 और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है जो कि 2304 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो ये सामने की संख्या रूट में आ जाएगी और इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा। यानी ये इसके मैंने फैक्टर भी कर दिए हैं और फैक्टर में देखिए 2-2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, तो 2-2 के जोड़े बना के इसका राइट आंसर 48 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है इसका, देखिए किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज की कोणों का माप क्या होगा। तो देखिए ये सरल है, समांतर चतुर्भुज इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें क्या है आसन्न कोण ये होते हैं, ये आसन्न कोण क्या होते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो आसन्न कोण ये हो गए। अब हमें पता है इसके मान क्या दे रखे हैं इसने बराबर, ये x है तो ये भी x होगा। अब एक चीज़ हमें पता है समांतर जो चतुर्भुज होता है यानी जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो सेम होते हैं, यानी ये x है तो ये भी x होगा और ये वाला x है तो ये भी x होगा, यानी चारों ही x हो गए। और एक चीज़ हमें पता है समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4x हो जाएंगे जुड़ के, बराबर कितना है 360 और इसको 4 से काटेंगे तो 4 नाम 36, यानी प्रत्येक जो कोण है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 10,000 रुपये हैं जो कि 2 वर्ष के लिए ब्याज पर दिए जाते हैं और वार्षिक दर पर क्या हो जाते हैं ये, यहाँ पे आपको बताना है इसका साधारण ब्याज क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो क्या होगा। तो चलिए इसमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं हमारे पास दिया हुआ है, इसने मूलधन मान दे रखा है इसने, यानी प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 10,000 और आपका वर्ष दे रखा है 2 वर्ष और इसकी जो रेट है यानी दर है वो 15% दे रखी है। अब हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है, यानी PRT बटे क्या होता है 100 होता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो साधारण ब्याज है वो 3,000 रुपये आ जाएगा, यानी साधारण रुपये कितना हो गया 3,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए अब हमें पता है जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज होती है मिश्र धन में से हम अगर मूलधन को घटा दें, मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो क्या आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज आ जाती है। अब इसके लिए हमें मिश्र धन चाहिए। अब मिश्र धन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात क्या होती है समय। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13,225 इसका क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। तो ये क्या आ गई इसकी मिश्रधन आ गई, यानी अमाउंट आ गया इसका मिश्रधन आ गया।
यानी अब देखिए यहाँ पे अब हम चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 13,225 में से 10,000 घटा दिए तो 3,225 बच गए। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, अंतर बताना है दोनों का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का और यहाँ पे साधारण ब्याज का। तो अंतर क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ी में से छोटी घटानी है। चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है और साधारण ब्याज छोटा होता है। तो 3,225 में से 3,000 घटाएंगे तो 225 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो बच्चों इसका अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है एक छात्रावास में 20 विद्यार्थी हैं, उनमें से उनके लिए क्या है 20 दिन का भोजन पर्याप्त है। यानी 200 छात्रों के लिए 20 दिन का भोजन जो है पर्याप्त होता है। लेकिन हुआ क्या है, 50 विद्यार्थी और आ गए हैं। अब यहाँ पे बताना है कि अब ये दिन कितने चलेगा, अब ये कितने दिन चलेगा। यानी 200 विद्यार्थी होते तो 20 दिन चलता, लेकिन अब विद्यार्थी क्या है 250 हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है, और दिन कितने हैं, 20 दिन हैं। यानी अब देखिए हमें इससे कुल भोजन निकाल सकते हैं। यानी कुल भोजन कितना हो जाएगा, 200 गुणा 20 करेंगे तो 4,000। यानी जो भोजन है वो क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ये क्या है, 4,000 भोजन है। अब यहाँ पे क्या है 50 विद्यार्थी और आ गए। अब 50 विद्यार्थी आने पर कितने हो जाएंगे, टोटल 250 विद्यार्थी हो जाएंगे। तब कि ये कितने दिन चलेगा, तब कितने दिन होंगे, यानी कितने दिन लगेंगे। तो भोजन तो बितना ही रहेगा, भोजन तो बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन विद्यार्थी बढ़ गई। तो 250 का भाग देंगे तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा और 25 का 16 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 दिन ये भोजन चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसका समीकरण दे रखा है। देखिए समीकरण है, ये लंबा सा समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है और हल करने के बाद इसकी जांच भी करनी है। तो हल करने के लिए इस 15 को जो बार संख्या है उनको अंदर गुणा कर लेंगे। तो देखिए टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 15 का गुणा y-4 है और -2 का गुणा y-9 से है और 5 का गुणा y+6 से है। अब यहाँ पे देखिए इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये 15y-60 हो जाएगा और -2 का अंदर गुणा करेंगे तो -2y, और ये -2 का -9 से करेंगे तो प्लस के 18 हो जाएगा, और 5y का इसमें 5 का इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको देखिए 15y और ये 5y है, 20y हो जाएगा, और 20y में से 2y घटाएंगे तो 18y आ जाएगा। और देखिए ये माइनस के 60 है और ये प्लस के 30 है, यानी माइनस के 30 बचेगा, और माइनस के 30 में से प्लस के 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब इस 12 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा, और 18 ये 18y है, 18 क्या है भाग में चला जाएगा, यानी 12/18। अब इसको हम किससे काटेंगे, 6 से काटेंगे। 6 दूनी 12 और 6 ती 18, यानी y का मान क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब साथ में ये जांच की भी बोल रहा है, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी y दिख रहा है आपको y का मान 2/3 रख देंगे। तो सभी जगह मैंने y का मान 2/3 रख दिया। इसको फर्दर सॉल्व किया है, आगे सॉल्व किया है, तो इसका आंसर देखिए 50 - 50 0 हो गया है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर, यानी ये हमने क्या है सवाल सही किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको ये क्या है सारणी दे रखी है, यानी टेबल दे रखी है। इसको हमने क्या है इन सभी सूचनाओं को पाई चार्ट में दर्शाना है। तो पाई चार्ट वाला फ्री के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको बस एक गोला बनाना है। और इसमें क्या है देखिए कितने दिए हुए हैं, जो योग होता है उसको तो छोड़ दीजिए, योग से कोई मतलब मत रखिए। 4 हैं तो 4 बॉक्स ऐसे हमको 4 इसकी फाँक कर देनी है इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 40 लिख देंगे, इसमें 30 लिख देंगे, और इन दोनों में 25-25 लिख देंगे। और इनके सामने इस तरीके से इनकी जो दे रखी है, जैसे ये वाहन चालकों की गलती से, तो देखिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ सही तरीका। तो बच्चों इसको तरीके से कैसे करना है देखिए मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। यानी 30 क्या है वाहन चालकों की गलती से मरने वाले हैं, 40 क्या है अनुशासन भंग करने से मरने वाले हैं, और वाहन तेज चलाने से मरने वाले हैं, और शराब पीकर मरने वाले कितने हैं, 40 हैं। तो इस तरीके से ये आपको दर्शाना है। आई थिंक इसमें ये उल्टा हो गया है, शायद ये अनुशासन भंग करने से 40 है या 30 है। एक बार देख लेना ये सही है या गलत है, कमेंट में बता देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे ये सही है, कोई गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन, जो कि आपको दिया हुआ है। देखिए 23वां क्वेश्चन
यहाँ पे देखिए 23वां जो क्वेश्चन है साफ साफ दिया हुआ है, जिसमें व्यंजक दे रखे हैं, इसमें आपको गुणनखंड करने हैं, यानी फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो देखिए ये है ax² प्लस bx है। तो चलिए यहाँ पे टाइम लगेगा, इनको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो बच्चों इनको मैंने सॉल्व कर लिया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ax² प्लस bx है। अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ax प्लस b बच जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, और 10 और 4 में 2 कॉमन आ रहा है, यानी 2a कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 भी बच जाएगा, यानी 2a का वो भाग देना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना, यानी 2a को 10 भी a b में भाग देंगे, यानी 10ab में हम 2a का भाग देंगे तो a से तो a कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 5 बार, यानी क्या बच जाएगा, 5b बच जाएगा। और 4a में देंगे तो 4a में 2a का भाग देंगे तो a से a कट जाएगा और 2 दूनी 4, यानी 2 आ जाएगा। तो 5b प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या कॉमन आता है, 1 आता है। तो इसका 1 कॉमन आ जाएगा तो 5b प्लस 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 5b प्लस 2 है और यहाँ पे भी 5b प्लस 2 है, तो ये 5b प्लस 2 अंदर है ना इन सभी के, तो ये अंदर से बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2a, और यहाँ पे बच गया प्लस 1। तो इस तरीके से ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए 4p² माइनस 9q²। तो यहाँ पे 4p² को मैं 2p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 3q का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का, जो कि क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, देखिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, यानी a क्या है 2p प्लस b क्या है 3q। ऐसे ही a क्या है यहाँ पे 2p और ये माइनस है, तो इस तरीके से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ax² वाई प्लस bx वाई स्क्वायर, और ये cx वाई जेड है, ये cx वाई जेड है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए x से एक x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ax बच गया, और ऐसे ही यहाँ पे by बच जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, सबसे अलग लिखा हुआ है cx/y/z। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे भी xy, इसमें भी xy है, तो इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, इन दोनों में से xy कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ax प्लस by बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, एक तो c बच जाएगा और एक बच जाएगा z, तो यहाँ पे cz बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, xy बराबर xy गुणा ax प्लस by प्लस z आ जाएगा। इसके बाद देखिए अथवा वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों इसके अथवा वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सरल हैं, अथवा वाले आपको सरल दिए गए हैं। इसमें कैसे करने हैं, देखिए इनको भी हम सॉल्व करा देते हैं। तो बच्चों अथवा वाले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये भाग का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे भाग में लिखा हुआ था, भाग का मतलब होता है उसके नीचे उसका भाग लग रहा है, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है। अब देखिए 10x प्लस 25 है, अब इसमें से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 2x प्लस 5 2x माइनस 5 बच जाएगा, और नीचे भी 2x माइनस 5 है तो इससे कट जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए x² माइनस 16 लिखा हुआ है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। अब देखिए ये a² माइनस b² की फॉर्म बन गई, मैंने ऊपर भी बताया था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी x माइनस 4 और x प्लस 4, और x प्लस 4 से x माइनस प्लस 4 कट गया तो x माइनस 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये सरल है, इसमें क्या है 2x प्लस 1 नीचे भी लिखा है ऊपर भी लिखा है, तो ऊपर से ये नीचे कट जाएगा, बच क्या जाएगा 5 गुणा 3x प्लस 5 बच जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवा है, देखिए 36a माइनस 48 है, तो इसमें से हमने 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बचेगा 6a और यहाँ पे बचेगा 8, तो 6 से 6 कट जाएगा तो 8 इसका 6a प्लस 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। अब देखिए बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता होना चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या दे रखी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस r होता है, 2πr/h प्लस r होता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए हमसे गलती हो गई है, इसमें हमने वक्र पृष्ठ लगा दिया है। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। इसका क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr
एच प्लस आर होता है, जो कि कितना दे रखा है 968 दे रखा है, 968 दे रखा है। अब इसको देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 200, 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 484 बचेगा। और 22 मान रख देंगे 22/7 पाई का, और गुणा में आर है और एच प्लस आर है। एच का मान इसमें, आर का मान इसने क्या दे रखा है 7 दे रखा है। सॉरी, इसमें देखिए एच का मान तो नहीं दिया है और आर का मान दे रखा है इसने 7 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 7 रख देते हैं। तो 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। तो और 22 से देखिए 968 को काट देंगे, 968 को काटेंगे तो कैसे कटेगा, 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22 होता है और 11 से काटेंगे, 968 नहीं है ये 484 है। तो देखिए 11 से 11 चौक 44 और 4 बचेगा, 11 चौक 44 यानी 22 आ जाए, 42 आ जाएगा। अब 42 है ये, अब 42 है और 2 से फिर काट दीजिए तो 22 आ जाएगा। अब 22 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये एच प्लस आर है, एच प्लस आर यानी कि क्या दिया हुआ है, एच प्लस आर बराबर क्या दे रखा है 22 दे रखा है। अब आर का मान हमें पता है 7 है, आर का मान क्या है 7 है, ये इधर आ जाएगा तो 22 में से 7 घट जाएंगे, तो 22 में से 7 घटेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 22 में से 7 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 इसका क्या हो जाएगा, इसमें 22 नहीं होगा, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है, और वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर ज़रूर कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक खोखले बेलन की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी ऊंचाई के अनुदिश क्या है, इसको काट दिया जाता है। मतलब इस तरीके का बेलन होता है जो कि खोखला है। अब खोखला है यानी ये पोला है, जैसे आपका जो फूकना होता है। अब इसको क्या है लंबाई के अनुदिश ऐसे काट दिया, अब इसको लंबाई के अनुदिश काटेंगे तो ये ऐसे आयताकार बन जाएगा। अब इसकी जो आयताकार क्षेत्रफल है वो इसमें इसका राइट आंसर ज्ञात करना है, यानी आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो बच्चों इसमें क्या है वक्र पृष्ठ, इसमें तो आपका वक्र पृष्ठ ही दे रखा है। तो देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh बराबर क्या हो जाएगा 4224 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बेलन का वक्र पृष्ठ, अब हम जानते हैं देखिए इसको काटेंगे, इसको अगर काटेंगे तो इसका जो वक्र पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा इसके आयताकार क्षेत्रफल के तो बराबर होगा। यानी ये इसी बेलन से ही तो बना है, ये जो बना है हमने काट के बनाया है ये बेलन का ही तो भाग है। मतलब बेलन का जो क्षेत्रफल है वो इसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है 4224 और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब इसने क्या है देख सकते हैं जो इसने ऐसे अनुदेश काटा है, जो अनुदेश इसने काटा है वो इसकी 32 चौड़ाई है। यानी ये चौड़ाई कितनी है इसकी 32 ही रहेगी, इसकी ऊंचाई इसकी आयत की चौड़ाई कहलाएगी। यानी चौड़ाई तो इसने 32 दे रखी है, लंबाई निकालनी है। तो देखिए इस लंबाई के गुणा में 32 है तो इसको ये भाग में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके बाद आपको अथवा में दिया हुआ है, देखिए अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज आपको दे रखा है, यानी ट्रेपेजियम दे रखा है जो कि ABCD है। और ABCD की जो पूरी लंबाई है ABCD की, यानी ये जो बाड़ है ABCD की ये पूरी लंबाई क्या है 125 है। यानी ये सबको मिला के क्या है 125 है। अब यहाँ पे दे रखा है BC तो 48 की दे रखी है, CD इसने 17 की दे रखी है और AD दे रखी है इसने 40 की। यानी इसने 4 भुजाएं तो दे रखी हैं लेकिन चौथी नहीं दे रखी है। लेकिन हमें पता है इसने चारों का योग दे रखा है 125। अब चारों का योग 125 दे रखा है तो चौथी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों ऊपर का जो क्वेश्चन है उसमें हमने परिमाप नहीं फाइंड आउट किया है, मतलब हमने क्या है लंबाई फाइंड आउट की है। देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। तब आयत का परिमाप पूछा था तो हमने क्या है 132 इसमें लंबाई निकाल ली हमने। अब लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दोनों हो गई और परिमाप का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी दोनों को जोड़ के 2 का गुणा कर देंगे तो 328 आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे ट्रेपेजियम की, समलंब चतुर्भुज की। अब देखिए ABCD की टोटल लंबाई 125 दे रखी है, यानी 3 भुजाएं इसने दे रखी है और चौथी हमने निकालनी है। तो देखिए चारों का योग 125 है लेकिन AB का नहीं पता है, तो इन चारों को जोड़ के 125 में से घटा देंगे। तो 125 में से घटाएंगे तो 20 आ जाएगी, यानी चौथी भुजा भी क्या हो जाएगी 20 आ जाएगी। अब हमें पता है एक चीज़, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा क्या होता है ऊंचाई होती है। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा
जो समांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ देंगे, यानी समांतर भुजा कौन कौन सी हैं, एक तो 40 है, एक 48 है, और इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई हमने 20 निकाली है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 880 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो बच्चों आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 300 है और आधार का क्षेत्रफल 25 है। अब देखिए आपने घनाभ देखा होगा, इस तरीके की आयतन होती है, इस तरीके की आकृति होती है घनाभ की। अब यहाँ पे आधार, आधार यानी बेस, यानी किस पर टिका हुआ है, तो देखिए इस पर टिका हुआ है, ये नीचे वाला जो पार्ट है इस पर ही तो रखा हुआ है, ये इस पर ही तो रखा हुआ है। और ये आकृति कैसी है, देखिए ये ऐसी तो आकृति है, ये ऐसी, और इसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। यानी इसके जो आधार का जो क्षेत्रफल है वो इसका आयत ही तो है। अब आयत का क्षेत्रफल इसने क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए घनाभ का आयतन इसने दे रखा है 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल इसने क्या दे रखा है, 25 दे रखा है। अब हमें पता है आयत जो आधार है वो कैसा है, आयताकार है। अब आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों हुआ है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल आयताकार है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसको हम संभाल के रख लेंगे, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे क्योंकि ये काम आएगा। अब हमें पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई हमें पता है क्या है, 25 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह तो हमने 25 लिख ली, और ऊंचाई का हमें पता नहीं है। अब देखिए ऊंचाई ये गुणा में है 25, तो गुणा की संख्या कहाँ पे आती है, भाग में। तो यानी 300 का 25 से भाग देंगे तो 12 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है 25वां क्वेश्चन, जिसमें आपको उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करके आपको देखिए इस जो पेपर है उसमें फुटा इस यानी स्केल आपको लेके जाना है, रबर भी लेके जानी है, रूल भी लेके जानी है, यानी पेंसिल भी लेके जानी है। और ये चित्र आपको पेंसिल से ही बनाने हैं, रूल से ही बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जमा धन है और ये साधारण ब्याज है। तो इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है, फिर इसमें देखिए आलेख बिंदु की दूरी भी, यानी आलेख मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता है ये भी चेक करना है। और इसके बाद इसमें देखिए कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने जो जमा धन है वो यहाँ पे नीचे लिख रखा है, यानी 500, 1000, 1500, 2000, 3000 इस तरीके से लिख रखा है। और यहाँ पे जो आपकी ब्याज है वो ऊपर लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे हम, 500 पर 80 है, यानी 500 रुपये पर 80 ब्याज है, तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। और 1000 रुपये पर 160 ब्याज है, इस तरीके से। 2000 पर 240 है, इस तरीके से। और ये 3000 पर 320 ब्याज है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जीरो पर मिल, यानी मूल बिंदु से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये मूल बिंदु से नहीं जा रहा है, तो इसमें नहीं लिख देंगे। और इसमें एक और सवाल पूछा है कि 1500 का ब्याज क्या होगा, यानी 1500 रुपये का ब्याज क्या होगा। तो देखिए 1500 जो है वो इन दोनों के बीच में है, और यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे इसको और इसको ऐसे बढ़ाएंगे, तो 160 और 240 के बीच में इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आएगा ये। तो इसका देख लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 280 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सेम क्वेश्चन आपको अथवा में भी दिया हुआ है, इसमें भी देखिए ग्राफ बनाना है, सेम टू सेम है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसका ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये जो ग्राफ है वो 0 से जाएगा, सेम टू सेम। क्यों जाएगा, क्योंकि इनका अंतर देखिए समान है, 100, 2000, 3000, 100, 200, 300, 400, 20, 40, 80, 60, तो अंतर समान है, तो ये 0 से ही, मूल बिंदु से ही गुजरेगा। तो इसमें लिख देंगे हाँ मूल बिंदु से गुजरता है। और एक सवाल और पूछा है इसने, 150 का ब्याज क्या है। तो देखिए 150 का 100 का ब्याज तो 20 है, और 200 का ब्याज 40 है। इसका मतलब जो 150 है वो 100 और 200 के बीच में है, इसका मतलब जो ब्याज है वो 20 और 40 के बीच में होगा, यानी 30 हो जाएगा। तो 30 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जिसके लिए आपको नीचे ग्राफ दिया जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो ग्राफ का जो सवाल है वो आपको ग्राफ पे ही करना है। तो ये क्वेश्चन पेपर अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जाना वीडियो को। थैंक यू।